स्टार्ट। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आप लोगों के सुपरिचित बाबा रामदास। हमारे लिए ये दद्दा हैं उर्फ अजीत सिंह। पहलवान रहे हैं, प्रशिक्षक हैं कुश्ती के मामले पर इन्होंने अकेले जो मोर्चा संभाला था वो आप सभी को याद होगा, जब इन्होंने नकली पहलवानों के आंदोलन के धुर्रे उड़ाए थे। इसके अलावा मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं, बोलते हैं, और इनके बारे में इतना कुछ है कि उसे 2-3 मिनट मुझे खर्च करना अच्छा नहीं लगता कि मैं 2-3 मिनट इनके परिचय के बारे में बताऊं। अभी ये यात्रा से लौटे हैं और उस प्रदेश की यात्रा से लौटे हैं जो चुनाव में जा रहा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आगे एनडीए और राहुल विंची वाली इंडी अलायंस के आगे का भविष्य क्या होता है। दद्दा अभी महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और काफी सारा इलाका इन्होंने कवर किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। लेकिन पहला सवाल, दद्दा कितना घूमे, किन इलाकों को कवर किया, और कटोगे तो कटोगे, इस नारे का कुछ असर दिख रहा है जमीन पर? आपको कुछ असर दिखा या ये केवल हवा हवाई बातें हैं, केवल मीडिया के ऊपर है? इससे शुरू करेंगे। लगभग 15 दिन महाराष्ट्र की धरती पर रहे, 14 दिन मान लीजिए। उस 14 दिन के में महाराष्ट्र के अंदर लगभग 2500 किलोमीटर जो है भ्रमण किया है, 2500 किलोमीटर, और 8 या 10 जिले कवर किए होंगे। उतने में ही मतलब समझ लीजिए कि थक के चकनाचूर हो गए लगातार चलते हुए, और ऊर्जा ही नहीं बची और आगे करने की। और आर्थिक तंगियां भी होती है ना भाई, आखिर इतनी एक गाड़ी के साथ 2-3 लोग ट्रेवल कर रहे हों तो रोज प्रतिदिन का औसतन 7-8 हजार रुपये खर्चा आ जाता है। तो लंबे समय तक वो खर्चा सस्टेन करना भी एक चैलेंज रहता है। हालांकि स्थानीय जनता ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज समझ में आई है, किसी भी प्रदेश की नब्ज अगर टटोलनी है, किसी भी एरिया की, किसी भी समाज की, तो भैया समाज के अंदर घुस के आम आदमी से, कॉमन मैन से बात करनी पड़ेगी। कॉमन मैन और अलग अलग वर्गों से बात कीजिए, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से बात कीजिए, जातियों से बात कीजिए, तब समझ में आता है कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो तब वहां पे जाके एक बात समझ में आई, मैं इसको कई बार दोहरा चुका हूं, आपके चैनल पे पहली बार आज बोल रहा हूं। अगर सही से पूछेंगे ना एक लाइन में कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, तो उसको एक लाइन में अगर कहना होगा, भैया ठाकुर बाभन की लड़ाई है। एक लाइन में इसका ये तो आपने बड़ा मजेदार एंगल दिया। ये एंगल तो कोई अभी तक नहीं लाया है। ठाकुर बावन की लड़ाई कैसे? वो मराठा जो है ना, मराठा जो वर्ड है, असल में वो उसको अगर मोटे तौर पे डिस्क्राइब करना हो तो वो ठाकुर है। और पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ब्राह्मणों ने, सोशियो पॉलिटिकल स्पेस। तो सब ये लड़ाई आज से नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से चल रही है। उनको उस जमाने में भी कुछ दुष्ट ब्राह्मणों ने उस जमाने में ये प्रचारित किया कि ये राजा हो कैसे सकता है, ये तो शूद्र है। तो काशी के ब्राह्मण आए थे, ऐसा हमें लोगों ने बताया। देखिए हमें तो कोई जानकारी थी नहीं, हमें तो वहां की जो स्थानीय जनता ने बताया। आई मे नॉट साउंड वेरी मच पॉलिटिकली करेक्ट, पर मैं कड़वा सच बोलने के लिए कुख्यात हूं। तो सब काशी से कुछ ब्राह्मण आए, उन्होंने बाकायदा वंशावली से यह सिद्ध किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिसोदिया वंशज क्षत्रिय है, सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप वाले। और कैसे नहीं राजा बन सकते,
तो वहां से सर एक खींचतान शुरू हुई थी। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति अर्थात पेशवा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त किए तो वह एक ब्राह्मण को कर दिया। अच्छा, उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया था, उन्होंने तो अपने राज्य का जो सबसे योग्य, सबसे जुझारू, सबसे ज्यादा पुरुषार्थी व्यक्ति जो उनको दिखाई दिया उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। वो कोई अपनी बिरादरी की नियुक्ति कोई एसडीएम थोड़ी ना बना रहे थे अखिलेश यादव की तरह कि सब अहिरों को बना देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सबसे योग्य व्यक्ति उनको दिखाई दिया उसको पेशवा बना दिया। तो वहीं से सर एक असंतोष पैदा हुआ मराठों में कि अच्छा अब हमारे ऊपर एक ब्राह्मण बैठा दिया आपने। सर कालांतर में उन ब्राह्मणों ने इतना जबरदस्त पराक्रम दिखाया युद्ध भूमि में और एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सर एक सिंपल सी बात है ना, जो जितना पराक्रमी होगा जमीन पर वो निश्चित रूप से फ्लरिश करेगा। तो सर ये जो पेशवा फैमिलीज थी, ब्राह्मण फैमिलीज, ये इतने पराक्रमी थे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक सेनापति ने अपने 17 पुत्रों का बलिदान किया है एक दिन में। सर मामूली बात नहीं है। तो जो इतना पराक्रमी है युद्ध भूमि में, तो धीरे धीरे सर उन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 पीढ़ियों बाद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे, हालांकि राजा साहब थे महल में, परंतु वस्तुतः सारी सत्ता और सारी पावर इन ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में थी और वो अपने राजा का पूरा सम्मान करते थे, पर जमीन पे सारी ताकत उनके पास थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे वो बहुत हद तक अपने महल में सीमित हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के करीब 100 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं। जी 100। और तो सर वहां से समाज में, जी वहां से समाज में एक बात पनपती गई कि साहब ये तो हमारी लेगेसी पर इन ब्राह्मण योद्धाओं ने कब्जा कर रखा है। चला आ रहा था सर, इसको हवा दी वापस 80 के दशक में शरद पवार ने। जी जी आपने शिवाजी महाराज के बारे में जितनी बातें कही और वो पीछे से कुछ शोर आएगा बच्चों का, उसके लिए मैं दर्शकों को बता चुका हूं कि अभी फिलहाल मैं जहां रहता हूं वहां दर्शकों का बच्चों का शोर होता रहता है, उसके लिए वो मुझे माफ भी कर देते हैं। शिवाजी महाराज के निजी सचिव गंगाजी बालाजी आवजी ने उनके सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण निकाले थे और गंगाभ नामक जो ब्राह्मण थे काशी के, उनके पास दूत भेजे थे। विश्वनाथ भट्ट जो काशी के महापंडित माने जाते थे वह खुद सशरीर उपस्थित हुए थे और बाद में अष्टप्रधान मंडल की स्थापना के लिए भी बताया जाता है कि ये जो आपने तार जोड़े हैं वो है। तो क्या योगी का जो मंत्र जिस पर लगातार बहस चल रही है, पूरे देश का ये मसला हो गया है, वो मतलब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और हिंदू बंटेंगे भी, हिंदू हारेंगे भी और हिंदू कटेंगे भी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये आपको पृष्ठभूमि बताई है कि वहां पे राजनीति में, अच्छा, भाजपा पर ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणों की पार्टी होने का ठप्पा सफलतापूर्वक शरद पवार जी लगा चुके हैं। अच्छा, और अपने मराठाओं को, अपने मराठा वोट बैंक को अपने साथ कंसोलिडेट करने की असफल कोशिश करते रहते। मैंने कहा असफल कोशिश। बीजेपी ने मराठा वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाई है एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से। भाई लोगों को मन में सबसे बड़ा कौतूहल रहता है ना कि बीजेपी 100-110 सीट की पार्टी है, वो 50 सीट की पार्टी का आदमी अपना सीएम क्यों बनाती है? सर एकनाथ शिंदे को आगे करके बीजेपी ने एक मराठा नेता दे दिया, मराठा सीएम। एकनाथ शिंदे भी मराठा है। तो एक तो मराठाओं का ये नैरेटिव कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण, देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण है, बीजेपी ने फिर से एक बाभन हमारे सिर पर थोप दिया, ये नैरेटिव भंग कर देती है भाजपा एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करके।
और मराठा वोट बैंक में बहुत अच्छी सेंध लगाई है एकनाथ शिंदे ने। और देखिए सर, जैसे हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स है, यूपी बिहार में यादव पॉलिटिक्स है ना सर, जो डोमिनेंट कास्ट है। अच्छा, कालांतर में क्या हुआ, युद्ध तो होने बंद हो गए, परंतु जो लैंड होल्डिंग्स थी वो मराठों के पास ही थी, ज्यादातर हमेशा होती है। जो मार्शल कौमें होती है उनके पास लैंड होल्डिंग्स रहती है। बाद में इधर जब महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति की और जमीनों के भाव अनाप शनाप बढ़े, शहरों का साइज अनाप शनाप बढ़ा, पुणे शहर जो पुराना था वो 1000 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। तो हमने एक चीज वहां देखी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सारे मराठे हैं। तो सर, जो अब जिसके पास पूंजी है, कैपिटल है, मैन पावर है, मसल पावर भी है, तो वो एक डोमिनेंट फोर्स पॉलिटिक्स में रहेगा। इसीलिए अच्छा, शरद पवार जैसा नेता मिल गया तो पूरा शुगर लॉबी, शुगर केन लॉबी, पूरी बिल्डर लॉबी, पूरी रियल एस्टेट की पूरी लॉबी शरद पवार कंट्रोल करते हैं। क्यों? मराठों के पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स है, तो एग्रीकल्चर पे पूरा उनका कब्जा, बिजनेस पे पूरा उनका कब्जा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे उनका, रियल एस्टेट पे उनका कब्जा। तो सर, जो सबसे मोटे, सबसे ल्यूक्रेटिव समाज के जो चीजें हैं उस पर तो मराठा समाज का कब्जा है। तो वो अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस तो उनकी आएंगी ना, पर बात वही है, जनसंख्या के हिसाब से तो भाई सीमित ही है। जैसे जाट 24% है, मराठा भी 24-30% है, बाकी 70% का पोलराइजेशन। तो आज की पॉलिटिक्स में सर क्या है कि भाजपा ने अच्छी खासी सेंध लगाई है मराठा वोट बैंक में, और मराठा के नाम पे तो सर हिंदू जितना बंटता है वो बटेगा उतना, पर बटोगे तो कटोगे नारे का असर बहुत है। एंड योगी जी इज अ सुपर डुपर स्टार इन महाराष्ट्र। लोग उनसे जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हमने महाराष्ट्र में जानबूझ के लोगों से यह प्रश्न पूछा कि योगी, बोला वी वांट ए लीडर लाइक योगी, योगी अगले पंत प्रधान होंगे, योगी अपने अगले पंत प्रधान होंगे। ये बात हमको हर व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिली, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार का समर्थक क्यों ना हो, योगी के लिए उसके मुंह से प्रशंसा ही निकलती थी। तो बिल्कुल योगी जी का नारा काम कर रहा है, हिंदू काफी हद तक यूनाइट हुआ है, और एनसीपी महायुति, सॉरी एमवीए का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सिर्फ मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में है या मुस्लिम बहुल इलाकों में है। मुस्लिम का जबरदस्त पोलराइजेशन हो रहा है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पक्ष में। अच्छा, एनसीपी के पक्ष में उतना नहीं है जितना कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। मुसलमानों का जो सबसे ताजा लख्त जिगर, मैं हिंदू हृदय सम्राट की जगह मुसलमानों का लख्त जिगर उद्धव भाव ठाकरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ले उद्धव भाव ठाकरे तो होंगे ना, क्योंकि उनको तो झुकने को कहा गया, वो तो लेट गए हैं मुसलमानों के आगे। नहीं, लेटे नहीं सर। अच्छा, मुसलमानों ने तो कहा था खाली हम घुटनों के बल बैठ जाओ, उद्धव भाव बोले 2 मिनट रुकिए सर, तेल चटाई लेकर आए और लेट गए। अच्छा, लेटे नहीं है, तेल चटाई साथ में लेकर आए हैं जी। और वो एमवीए को जो समर्थन का पत्र जारी हुआ है, और उसके बाद उस पत्र पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले या क्या नाम है उसका, और उद्धव सेना का जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन दोनों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि दोनों उस स्वर निकाल रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो जो अध्यक्ष या जो भी है, वो मौलाना सज्जाद, वो कह रहा है कि भाई हमने समर्थन दिया। अब आखिरी सवाल, ये उद्धव भाव ठाकरे जो लखते जिगर बन रहे हैं, ये वही शिवसेना वाले हैं बाला साहब ठाकरे के, उस पर तो खैर कोई बात नहीं। क्या
मुसलमानों के ध्रुवीकरण के बदले उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं का प्रतिध्रुवीकरण हो रहा है, काउंटर पोलराइजेशन। और मैं और आप कभी भी, मतलब अमूमन मैं भविष्यवाणियों से बचता हूं, लेकिन आपने हरियाणा में जिस तरह की भविष्यवाणी की थी, हमने देखा कि वो ठीक ठाक दुरुस्त उतर गई। तो अंतिम सवाल, क्या काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है मुसलमानों का? और महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट आप किस करवट बैठता हुआ देखकर आए? सर, उलेमा काउंसिल और जो ये नोमानी साहब हैं, इनकी जो थिएट्रिक्स थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बहुत मूर्खतापूर्ण पॉलिटिक्स है। मुसलमान तो वैसे ही, उनके पास एमबीए में जाने के अलावा विकल्प क्या है, पहले तो आप बताइए। इसलिए उनको तो, उनका वोट तो एमबीए को मिलना ही था। इनको उनके आगे इस तरीके से लेटने की, और इतने जबरदस्त तरीके से पोलराइजेशन, मुस्लिम पोलराइजेशन जो मुखर होकर सड़क पे दिखाई दे रहा है, उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू पोलराइजेशन होता है। ये बेसिक एक प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का। पता नहीं क्यों नाना पटोले या शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं रहे। वो जितना ज्यादा मुसलमानों के सामने लेटेंगे, उतना ज्यादा हिंदू पोलराइज होगा। आज की तारीख में यह स्थिति है कि मोर देन 70% ऑफ द हिंदू वोट बैंक हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स एकनाथ शिंदे। शिवसेना का जो वोट बैंक था ना, कट्टर हिंदू, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो प्रशंसक वर्ग था, वो आज एकनाथ शिंदे के पास आ चुका है। बहुत जबरदस्त हिंदू पोलराइजेशन है महायुति के पक्ष में। और जो भी परफॉर्मेंस आएगी एमवीए की, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में या मराठा राजनीति, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण पूरा का पूरा, मुंबई में चूंकि मुस्लिम जहां जहां है वहां कांटे की लड़ाई रहती है, आज भी रहेगी। इसके अलावा सर, बीजेपी और उनकी महायुति बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। मेरा आकलन है कि बीजेपी न्यूनतम 110 सीट, 110 से 120 के बीच में, और एकनाथ भाऊ शिंदे जी जो हैं, एनीथिंग अराउंड 50 सीट्स प्लस माइनस 5-10 सीट्स। और सबसे कमजोर कड़ी है इस पूरी युति में अजीत पवार साहब। लेकिन आप तो सरकार बनवा दे रहे हैं कि भाई इतने में तो बड़ी आसानी से, इतनी सीटों में तो सरकार ही बन जाएगी बहुत आसानी से। अजीत पवार उसमें कमजोर रहे हैं, मजबूत रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब सरकार बनने जा रही है फिर से इंडिया अलायंस वालों को फिर से एक झटका लग सकता है, या फिर से ईवीएम खराब हो सकते हैं, या फिर से। तो दर्शकों, श्रोताओं, आपने देखा कि हमने सीधे फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, क्योंकि अभी बिल्कुल जमीन पर से होकर आए हैं दद्दा, और इनकी जो बातें हैं वो सबसे प्रामाणिक होंगी। चाहे वो 12 फीट के स्टूडियो में एसी में बैठ के लोग कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब तक हर एक सर्वेक्षण क्यों फेल होता है, क्योंकि आप जमीन पर नहीं उतरते। इसलिए हमने दद्दा से बात की, और अभी तक जो भी दद्दा का अनुमान है उसके मुताबिक फिर से एक बार इंडिया अलायंस को झटका लग सकता है और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है वहां। दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, श्रोताओं, जैसे आपने अब तक अपना प्रेम बनाए रखा है, प्लीज बनाए रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।